अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी मौजूद हो, हाइड्रोजन भी मौजूद हो, वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। सबसे पहले ये देखें कि ऑल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक। एक जानदार, सपोज आप इंसान को फर्ज कर ले, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ज़्यादातर रिएक्शंस है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। जैसे आपको पता है कि जानदारों के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर डीएनए वगैरह, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट वगैरह। अब ये सब के सब मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक हैं। इन मॉलिक्यूल्स का टूटना, इनका बनना, डीएनए का जब एक सेल तकसीम होता है वो डीएनए न्यू बनाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सारे। तो इनका जो रिएक्शंस हैं वो भी ऑर्गेनिक होंगे। ये पहली अहमियत के जानदारों के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शन, तमाम तो नहीं, मोस्टली जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज फूड। हम जो खुराक खाते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती है। मसलन आप क्या ज़्यादातर खाते हैं? आटा, गंदम का जो फ्लोर होता है। अब ये जो आटा है ये ऑर्गेनिक है। आप जितने भी फ्रूट खाते हैं उन सब फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स। आप गोश्त खाते हैं, मीट वगैरह, ये भी क्या है? ये गोश्त भी ऑर्गेनिक है। तो ज़्यादातर हमारी जो फूड है वो ऑर्गेनिक ही होती है। फिर जो मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं, अद्वियात, वो भी काफ़ी सारी ऑर्गेनिक होती हैं। जो क्लॉथ हम पहनते हैं, क्लॉथ किससे बनता है? कॉटन से। और कॉटन कहाँ से आता है? पौधे से। ये जो कपास है ये पौधे से ली जाती है और इससे फिर बनता है क्लॉथ यानी कपड़ा। और कपड़े ऑर्गेनिक हैं क्योंकि ये भी प्लांट से हासिल हो रहे हैं। और कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंथेटिक को आप कह सकते हैं कि मसनूई। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, पहले से कुदरती तौर पे मौजूद नहीं है, जैसे प्लास्टिक, रबड़ और सिंथेटिक रबड़। ये जो सिंथेटिक रबड़ है ये मसनूई तरीके से बनाई जाती है। एक कुदरती रबड़ होती है जो कि पौधे से हासिल होती है। फिर मेडिसिन्स कई बनाई गई हैं। फिर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है महफूज करने वाली कोई चीज़। अब आप लोगों ने कॉलेज के अंदर लैब देखी है, वहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स प्रिजर्व किए हुए हैं, वो आपने देखे होंगे। स्नेक भी हमने रखा हुआ है। उस स्नेक को एक लिक्विड के अंदर मैंने रखा हुआ है। उस लिक्विड का नाम क्या है? उसका नाम है फॉर्मलिन। अब जो फॉर्मलिन है ना वो प्रिजर्वेटिव है। तो आपको समझ आ गई होगी कि प्रिजर्वेटिव ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर किसी जानदार की बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। फिर पेंट्स, वार्निशेस पॉलिश वगैरह को कहते हैं जो फर्नीचर के ऊपर पॉलिश मारी जाती है। फिर टेक्सटाइल फाइबर यानी मसनूई धागा। एक कुदरती धागा होता है, एक मसनूई भी। फिर फर्टिलाइज़र यानी खाद्य, पेस्टिसाइड एंड डिटर्जेंट यानी साबुन और सर्फ, ये भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉस्मेटिक्स जो मेकअप का सामान होता है, और डाइज, रंग, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ज़राए यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो बड़े सोर्सेज हैं, एक लिविंग सोर्सेज, दूसरे नॉन लिविंग सोर्सेज। जिंदा सोर्सेज, अब जो जिंदा सोर्सेज है इनसे मुराद है जो लिविंग प्लांट्स हैं या लिविंग एनिमल्स हैं। जिंदा पौधे, जैसे कि पौधों से हम सब्जियां हासिल करते हैं, प्लांट से हम फ्रूट हासिल करते हैं, ये ऑर्गेनिक है। एनिमल से हम मीट हासिल करते हैं, ये ऑर्गेनिक है। नॉन लिविंग सोर्सेज के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो ज़रिया है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल क्या होता है? आपको जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा कि फॉसिल
जब जानदार कोई मर जाए, उसकी बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट है, डेड रिमेनिंग पार्ट जो मिट्टी में से मिले, उसको हम कहते हैं फॉसिल। और फ्यूल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सके। उर्दू के अंदर आप इसको कहेंगे ईंधन। जैसे लकड़ी हम चूल्हे में जलाते हैं, वो हमारे लिए एक फ्यूल है। मिट्टी का तेल फ्यूल है। पेट्रोल डलता है बाइक के अंदर, वो फ्यूल है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एनर्जी के लिए यूज़ हो सके वो फ्यूल है। जैसे सुई गैस भी फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल्स हैं जो फॉसिल्स की वजह से वजूद में आए हैं, जो असल में फॉसिल हैं। तारुफ में आपको इनका आगे चल के करवाता हूँ। फॉसिल फ्यूल तीन होते हैं। एक होती है नेचुरल गैस यानी सुई गैस, दूसरा होता है जी कोल यानी कोयला, तीसरा होता है पेट्रोलियम। तीन फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म, ये कैसे बने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 500 मिलियन साल पहले, बहुत ही अरसा पहले, प्लांट्स एंड एनिमल बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट, यानी आप समझ लेंगे कुछ पौधे थे 500 मिलियन साल पहले, वो पौधे क्या हुआ उनके साथ, वो ज़मीन के नीचे दब गए, वो मिट्टी के नीचे दब गए। कोई जलजला वगैरह या इस तरह की कोई आफत आई, वो मिट्टी के अंदर दब गए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे गलना सड़ना शुरू हो गए, और अंदर ही अंदर जब वो गल सड़ गए, फिर उनसे बने फॉसिल फ्यूल, जो मैंने बताए तीन फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, ये पौधे हैं या एनिमल हैं, इनकी बॉडी जब मिट्टी के अंदर रह गई तो वो फॉसिल कहलाएगी, और ये फॉसिल हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दे आर फॉसिल फ्यूल। और पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। कोल यानी कि कोयला। ये काले से रंग का एक सॉलिड कंपाउंड है। शायद आपने देखा हो, जो बट्टे वगैरह होते हैं ईंटों वाले, वहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए। रिमेन्स ऑफ प्लांट बरीड इनसाइड अर्थ क्रस्ट ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 साल पहले जो ज़मीन के नीचे पौधे दब गए थे, ये उनसे बना कैसे देखें। वुड, लकड़ी। किसकी लकड़ी? डेड प्लांट्स बरीड, जो ज़मीन के नीचे दरख्त दब गए उनकी लकड़ी। लकड़ी के साथ फिर क्या हुआ, लकड़ी के साथ हुई बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। उस लकड़ी, उस वुड के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो गए। अब लकड़ी गलना सड़ना शुरू होगी। पहले नंबर पे जो चीज़ बनी उसको हम कहेंगे पीट। पीट जो है आप कह लें कि गली सड़ी लकड़ी। पीट एक गठिया किस्म का कोयला होता है, गली सड़ी लकड़ी ही होती है ये। फिर पीट के ऊपर और ज़्यादा मिट्टी की लेयर्स बनती गई। मैं आपको यूँ समझाऊंगा कि ये दरख्त वगैरह थे, ठीक है, ये ज़मीन के नीचे दब गए, इनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनना शुरू हो गई, ठीक है। पहले ये पहली लेयर बनी, अब और ज़्यादा लेयर्स बनती जाएंगी, यानी हर साल आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, न्यू लेयर्स बनती जाती है। तो मिट्टी की न्यू लेयर्स बनती जा रही है। अब ये दरख्त और नीचे आते जा रहे हैं। याद रखें आप लोग एक बात कि हमारी जो अर्थ है ना, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स न्यू बनती रहती है। हर कुछ हज़ार साल के बाद एक न्यू लेयर बन जाती है। अब जो दरख्त ज़मीन के नीचे दबे थे, पहले वो पीट में तब्दील हुए, फिर उनके ऊपर हाई प्रेशर, मिट्टी का दबाव और पड़ता गया, टेम्परेचर भी हाई होता गया, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ ज़मीन के नीचे डीपर जाती जाएगी ना, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब वो पीट जो है वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से तब्दील हो गया लिग्नाइट में। लिग्नाइट पे और प्रेशर पड़ा, इससे बन गया बिचूमिनस। बिचूमिनस पे और प्रेशर पड़ा, इससे बन गया एंथ्रासाइट। ये दरअसल लिग्नाइट, बिचूमिनस और एंथ्रासाइट तीनों किस्में ही हैं कोयले की, लेकिन एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मिकदार तकरीबन 80 to 90% होती है, और ये जो बिचूमिनस है इसमें कार्बन कम होती है, लिग्नाइट में इससे भी कम होती है। और सबसे अच्छा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे लिग्नाइट है। पीट एक इंतहाई घटिया कोयला है। तो यानी कुछ यूँ हुआ कि ये दरख्त आहिस्ता आहिस्ता फिर मिट्टी के दबाव की वजह से और टेम्परेचर की वजह से और बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से
कोयले में तब्दील हो गए। अब मिट्टी के नीचे ये कोयला मौजूद है, ये ऊपर मिट्टी के लेयर्स हैं, इनके नीचे ये समझ ले कोयला बन चुका है। फिर इस कोयले को हम ड्रिलिंग करके ज़मीन के अंदर, मतलब ड्रिलिंग के ज़रिए, बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए सुराख करके इसको ज़मीन से ऊपर लेके आते हैं कोयले को। खैर, कोयला जब निकाल लिया जाता है फिर कोयले की जाती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या मतलब होता है? अलग-अलग करना। ये अमल जो मैंने दिखाया है ये डिस्टिलेशन है। कोल की डिस्टिलेशन की, इसमें से 3 चीज़ें निकली, कोक, कोल गैस और कोल टार। कोयले की डिस्टिलेशन से 3 चीज़ें निकली, एक कोक जो कि सॉलिड होता है, एक कोल गैस, ये गैस होता है, एक कोल टार, ये लिक्विड है। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कौन सी डिस्टिलेशन है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ना कोयले को लिया जाता है, इसको एयर की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। जब हम इसको फिर गर्म करेंगे ये कोल अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, 3 कंपोनेंट में, कोक, कोल गैस, कोल टार। ये अमल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। जो कोल टार है ना, कोल टार किससे निकला है? कोल में से। ये होता है एक काले रंग का गाढ़ा लिक्विड, एक काले रंग का, ये काफ़ी गाढ़ा सा माया होता है। ब्लैकिश लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर भी कोल टार में काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, तो कंटेन मोर देन 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 100 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं कोल टार के अंदर। सेपरेटेड, फिर उनको भी अलग करना है हमने। पहले कोल के अंदर से 3 चीज़ें अलग की हमने। कौन सी डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कोल टार जो है इसमें से कंपाउंड को अलग करना है, तो इसके लिए एक और डिस्टिलेशन होगी जिसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उर्दू में इसको कहते हैं कसरी कशीद। अब कसरी कशीद क्या है? कसरी कशीद से मुराद है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज़ को बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे सेपरेट करना। मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। मसलन आपके पास जी ये एक पानी है, पानी के अंदर आपने 1-2 लिक्विड मिला दिए। मिसाल के तौर पे आप समझ ले आपने 3 लिक्विड मिला दिए, A, B, C। जो A वाला लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 सेंटीग्रेड, B वाले का है 70 और C वाले का है 100। आपने तीनों को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? वो तो मिक्स हो चुके हैं। आप डिस्टिलेशन करेंगे, इस चीज़ को करेंगे गर्म करना शुरू। अब ज़ाहिर बात है जब इस पूरे लिक्विड को, इस पूरे मिक्सचर को गर्म करेंगे, सबसे पहले कौन सी चीज़ निकलेगी? ए वाली, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आपका ये मिक्सचर जब 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ए जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 50 है, वो उबल कर गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। हम उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। यूं यानी कि उसको गर्म किया, ए वाली चीज़ अलग हुई, वो ऊपर जाके उसको यहाँ से हमने अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद गर्म किया, जब सेंटीग्रेड 70 तक ये गर्म हो गया, फिर बी निकल आएगा, पीछे सी रह जाएगा। तो इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर कोल टार में जो चीज़ें होती है, जो जो लिक्विड है, हम उनको गर्म करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है वो चीज़ अलग करते जाते हैं हम। पाकिस्तान के अंदर ये जो कोयला है इसके कितने ज़ख़ीरे हैं? 184 बिलियन टन। ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है इसके मुताबिक 184 बिलियन टन कोयला पाकिस्तान में मौजूद है। और ये कोयला कहाँ यूज़ होता है? यूज़ टू बेक ब्रिक्स। बेक ब्रिक्स का मतलब है ईंटें पकाने में। जो भट्टे होते हैं ईंटों वाले, वहाँ पे ईंटें पकाई जाती है, कच्ची ईंट बनाई जाती है मिट्टी की, उसको पकाया जाता है, पक्का किया जाता है, उसके लिए यूज़ की जाती है लाइम किल्न, या भट्टे को कहते हैं। 80% कोयला ये वहीं पे यूज़ हो जाता है। और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बाकी का थोड़ा बहुत डोमेस्टिक यानी घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं लोग, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसकी ट्राई कर रही है, ट्राइज फॉर पावर जनरेशन, के कोयले से बिजली भी पैदा की जा सके। तो इसके लिए सिंध कोल अथॉरिटी,
डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट पंजाब यानी सिंध और पंजाब एंड बलोचिस्तान एंड KPK आर कीन टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे सूबे जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोल को यूज़ करके बिजली पैदा की जा सके, क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली पहले ही कम है। दूसरा फॉसिल फ्यूल है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस या इसको आपके आम तौर पे कहते हैं सुई गैस या कुदरती गैस भी कहते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, जो कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले हाइड्रोकार्बन है ना, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन ये होंगे CH4 C2H6, जिनमें कार्बन कम होते हैं, 1 कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला। एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। इसमें 85% मीथेन ही होती है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो लो बॉइलिंग वाले अल्केन पर मुश्तमिल है। ये बनती ये कैसे है? फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन। ये भी ज़मीन के नीचे ही बनती है। ज़मीन के नीचे पौधों और एनिमल्स के गलने सड़ने से ही ये गैस भी बनती है। ये यूज़ इसके देखें, अगर आप डोमेस्टिक कुकिंग पर्पसेस, घरों के अंदर कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पावर जनरेशन बिजली पैदा करने के लिए, फिर सीमेंट और फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और फिर जो कुछ जनरल इंडस्ट्रीज़ है, कुछ कारखाने वगैरह, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। तीसरा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? आम कुछ लोग समझते हैं कि पेट्रोलियम शायद पेट्रोल को कहते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता, बल्कि पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम क्या है? डेफिनेशन हम इसकी यूँ करते हैं कि मिनरल ऑयल कहते हैं मादनी तेल, ज़मीन के नीचे से जो तेल निकलता है, इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, जब उस मादनी तेल को रिफाइन कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए, फिर वो कहलाता है पेट्रोलियम। देखिए ज़मीन के नीचे मौजूद है, समझ ले ये ऑयल मौजूद है। ये कई जगहों पे मौजूद होता है, जैसे सऊदीया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद है उनकी ज़मीन के नीचे। अब इस ऑयल को जब आप बाहर निकाल लेंगे ना, ड्रिलिंग करके बाहर निकाला, तो उस वक्त ये अनरिफाइंड है। अनरिफाइंड ऐसे है कि इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी है, इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स भी है, इसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज़ शामिल है। उस वक्त आप इसको कहेंगे मिनरल ऑयल, ज़मीन के नीचे से निकला है ये। तो मिनरल ऑयल की फिर रिफाइनिंग करनी है, फिर रिफाइनिंग करके इसमें से कई चीज़ें हम अलग करेंगे, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो जब ये निकाला जाता है, इट इज़ डार्क ब्लैक लिक्विड होता है, इन विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट। इसके अंदर से काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। और ये कैसे बना? इसकी फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये भी एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडीज से बना है। एक डेफिनेशन यहाँ पे है क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल या आप इसको कह लें खाम तेल। कभी नाम सुना है आपने खाम तेल? दरअसल होता यह है कि आपने जो ज़मीन के नीचे से पहले निकाला वो होता है मिनरल ऑयल, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। फिर उन इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है, फिर वो कहलाता है क्रूड ऑयल। ठीक है, फिर क्रूड ऑयल को मज़ीद रिफाइन किया जाता है, वो बन जाता है पेट्रोलियम। ये क्रूड ऑयल यानी दरमियान की चीज़ है, यानी व्हेन पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड, जब पेट्रोलियम को निकाला गया फ्रॉम रॉक्स, ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं ना, वहाँ पे मौजूद होता है ये पेट्रोलियम। इन इट्स ब्लैकिश कलर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, तो इम्प्योरिटीज़ के साथ ये क्रूड ऑयल कहलाएगा। तो एक्चुअली क्रूड ऑयल और जो मिनरल ऑयल है इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही चीज़ है। इसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है, वो है 4 टोटल ऑयल रिफाइनरी। पहली है अटक ऑयल रिफाइनरी रावलपिंडी के करीब, इसकी कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन, यानी 1 साल के अंदर ये इतना ऑयल रिफाइन करती है। फिर कराची जो है उसके अंदर 2 ऑयल रिफाइनरीज है टोटल, और उनकी दोनों की कैपेसिटी है मजमूई तौर पे 2.13 मिलियन। और एक ऑयल रिफाइनरी है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी मुल्तान के करीब, इसकी ऑयल कैपेसिटी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो ऊपर वाली दोनों से कम है। तो टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज है हमारे पास। ये काफ़ी कम है क्योंकि हमारे मुल्क से इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, तो रिफाइनरीज भी हमारे मुल्क में कम है। खैर, पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकाल लिया जाता है ना, तो पेट्रोलियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है, यानी इसमें एक कंपाउंड नहीं है, इसमें कई कंपाउंड है। जैसे इसमें पेट्रोल मौजूद है,
पेट्रोल का तो आपको पता होगा, इसमें डीजल मौजूद है, डीजल का भी आपने नाम सुना होगा। फिर इसके अंदर मिट्टी का तेल मौजूद है। अब इन सबको अलग करना है। पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीज़ें कंबाइंड है। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोलियम की भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, यानी सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब ये कंपाउंड अलग किए जाएंगे। अब पेट्रोलियम में से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं वो ये टेबल आपको देखना पड़ेगा। ये आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, आप यहाँ पे बुक खोल लें और बुक के साथ साथ देखें इस टेबल को। ये है फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन मीन हिस्से, पेट्रोलियम के हिस्से, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम में से जो चीज़ निकलती है नेचुरल गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 होता है, यानी पेट्रोलियम में से गैस भी निकलती है। और इसकी कंपोजिशन अगर आप देखें, ये काफ़ी लो कार्बन रखती है। इसमें CH4 से लेके C4 तक कार्बन की तादाद 1 से लेके 4 तक होती है। यूज़ कहाँ पे होती है आपको पता ही है, पीछे मैंने बता दिया। फिर दूसरी चीज़ उसमें से निकलती है पेट्रोलियम ईथर। ईथर एक लिक्विड है और ये सॉल्वेंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है 20 to 60, और इसमें कार्बन की तादाद 5 से 6 तक होती है। ये आपने साथ साथ याद करते जाना है। C5 आ गया तो H12 आ जाएगा, C6 आ गया तो H14 आएगा। क्यों फार्मूला? क्योंकि जनरल आपने ये फार्मूला याद रखना है, CnH2n+2। कार्बन की तादाद n है, हाइड्रोजन की डबल करके कार्बन से डबल करनी है, फिर उसमें 2 ऐड कर देने हैं। तो ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होती है ईथर, यानी ये काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकती है। फिर एक है लिग्निन, ये भी लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 60 से 100 तक होगा, और इसमें कार्बन 6 से 7 तक इसके अंदर भी होते हैं। फिर है गैसोलीन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैसोलीन जो है ये पेट्रोल को ही कहते हैं। पेट्रोल बॉइलिंग पॉइंट इसका 40 से 220 तक। पेट्रोल की भी कई किस्में होती हैं। तो पेट्रोल के अंदर जो कार्बन की तादाद है वो C4 से लेके C13 तक है, लेकिन मेनली C6 से लेके C8 तक ये ज़्यादातर यही होता है। नॉर्मली जो 7 वाला होता है ना, यानी C7H16, इसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो आम पेट्रोल यूज़ होता है। और ये एक मोटर फ्यूल है, यानी गाड़ियों के इंजन के लिए, मोटर बाइक के इंजन के लिए यूज़ होता है। फिर है केरोसिन, मिट्टी का तेल। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, कार्बन की तादाद C8 से लेके 14 तक है। देखिए जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। फिर है गैस ऑयल। गैस ऑयल इसको आम तौर पे हम कहते हैं डीजल। डीजल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 275 है, कार्बन की तादाद 12 से 18 तक है, और ये डीजल हीटिंग फ्यूल के तौर पे, यानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, आग जलाने के लिए भी। फिर है लुब्रिकेंट या ग्रीसेस। ग्रीस जो है ये गाड़ी के टायर के अंदर दी जाती है, ताकि वो जो पहिए की व्हीलिंग है वो सही हो। ये काफ़ी विस्कस से लिक्विड होते हैं, इसके अंदर कार्बन 18 तक होते हैं, और ये लुब्रिकेशन यानी कि जो रगड़ होती है, चढ़ा हुआ होता है व्हील के ऊपर, वो लोहे के साथ रगड़ ना खाए। फिर है पैराफिन। पैराफिन मोम को कहते हैं, ये वैक्स होती है, ये वैक्स प्रोडक्ट इससे बनते हैं। आखिरी है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट एक पत्थर है, ये एंड पे जो चीज़ बच जाती है ना, सारी चीज़ें निकल गई पेट्रोलियम में से, आखिर पे ये चीज़ बच जाता है स्पार्ट, या इसको कोक भी कहते हैं। ये सॉलिड होता है, ये रेजिड्यू है। रेजिड्यू का मतलब होता है बाकी बच जाने वाली चीज़, और ये यूज़ होता है रूफिंग में, यानी छतों पे डाला जाता है, पेविंग यानी फर्श पे, और फ्यूल के तौर पे या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।